अमेरिका का दोगलापन। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जो रात दिन अमेरिका के गुण गाते हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिका के इतिहास। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अमेरिका में कुछ भी अमेरिकन नहीं है, ये सब यूरोपियन है। अमेरिका में रहने वाली जितनी भी जातियां हैं उनमें से मूल अमेरिकन एक भी नहीं है, सब यूरोपियन है। अमेरिका के जो मूल निवासी होते थे उन्हें रेड इंडियंस कहा जाता था, और आज वो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूरोपियंस के द्वारा 14 करोड़ रेड इंडियंस को मार डाला गया। रेड इंडियंस वैसे ही है जैसे हमारे देश में वनवासी होते हैं, जिसे हम लोग गंदे शब्द में आदिवासी बोलते हैं। उनको हमने अपने समाज से बाहर फेंक डाला। अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन एक भाषण देता है अमेरिका की संसद में। आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो अपने भाषण में क्या बोलता है। उसने अपने भाषण में कहा, सोवियत संघ नाम के देश के खत्म हो जाने के बाद अब हमारे दो ही दुश्मन हैं, पहला है चाइना और दूसरा है भारत। ये वो अपने भाषण में बोलता है जब वो रिटायर होता है तब। बिल क्लिंटन जो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है वो भी यही कहता है कि भारत हिट लिस्ट नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पे चाइना। मतलब साफ तौर में ये आपको क्लियर कर दूं कि भारत और चाइना इनके दो ही दुश्मन हैं पूरे दुनिया में। अब मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बताया और ना कोई बताएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत जिगरा चाहिए भाई। अब मैं आपको अमेरिका के दोगलेपन के किस्से सुनाता हूँ। शुरुआत करते हैं वर्ल्ड वार से। तो आप सब जानते हैं कि अमेरिका की एंट्री वर्ल्ड वार 2 में हुई, और क्यों हुई इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। क्यों हुई समझिएगा। अमेरिका के पर्ल हार्बर नाम के एक पानी के जहाज के अड्डे पर जापान ने बॉम्ब गिराया। ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन वो बाद में 1950 में जाकर पता लगा कि वो बॉम्ब 2 अमेरिकन ने ही गिराए थे अपने पानी के जहाज के अड्डे पर, और नाम जापान का लगा दिया था। जापान पर नाम इसलिए लगाया था क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार 2 में जापान और जर्मनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और बहुत मजबूत दिख रहे थे। जापान जर्मनी की मदद कर रहा था और डर यह पैदा हो गया था कि हिटलर जो दुनिया का राजा बन जाएगा, हिटलर को दुनिया में राजा बनने से रोकना है और जापान को तोड़ना है। इसके लिए अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराने की योजना बनाई थी। लेकिन वो एटम बम जापान पर गिराया जाए उसके लिए कुछ तो आधार होना चाहिए दुनिया को बताने के लिए कि हम इन पे बम क्यों गिरा रहे हैं। तो अमेरिका ने एक झूठी खबर फैलाई कि जापान ने हमारे पर्ल हार्बर नाम के जगह पर बम गिराए, इसके लिए हम अटैक करेंगे जापान पर। पूरी दुनिया ने वो भयानक मंजर देखा 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी का। और इस घटना की सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुनिया को फोटोग्राफ जारी किया था अमेरिका ने, उसमें ये दिखाया गया कि उस फोटो की सच्चाई ये है कि जापान के 2 नागरिकों को उस प्लेन में बिठाया गया था सीट पर बांधकर, और उसमें अमेरिकन साथ में थे। वो फोटो जारी किया इस अमेरिका ने। तो ये थी पर्ल हार्बर की कहानी। अब वर्ल्ड वार 2 खत्म कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। अमेरिका क्या है, ये जो दुश्मन देश है और ये जो मित्र देश थे, ये दोनों को अपना हथियार थे वो बेच रहा था, और इसके गोडाउन जब खाली हुए तब ये वर्ल्ड वार शांत हुआ। और वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में शांति की स्थापना के लिए यूएनओ बनता है, और यूनाइटेड नेशन बनने का एक ही मकसद था कि सभी देशों में मिलकर समझौता कर ले कि हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन 1945 के बाद अमेरिका ने दुनिया में 325 युद्ध कराए गरीब देशों के जमीन पर। और इन सारे युद्ध कराने के पीछे अमेरिका का क्या स्वार्थ था? और उसमें अमेरिका का एक ही स्वार्थ था। तो अमेरिका के हथियार तभी बिकेंगे जब दूसरे गरीब देशों में युद्ध होता रहे। उसके लिए अमेरिका हमेशा कोशिश करता रहता है। अब कुछ उदाहरण देता हूँ तब आपको समझ आएगा इसने कितने युद्ध कराए पूरे दुनिया में। ये अमेरिका ही था जिसने युद्ध कराया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में 60 के दशक में 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये अमेरिका ही था जिसने युद्ध कराया सूडान और लीबिया में। ये अमेरिका ही था जिसने युद्ध कराया कोस्टारिका और चिली के बीच। ये अमेरिका ही था जिसने युद्ध कराया इराक और ईरान के बीच में। ये अमेरिका ही था जिसने युद्ध कराया वियतनाम में। ये अमेरिका ही था जिसने युद्ध कराया लैटिन अमेरिका के देशों में। ये अमेरिका ही था जिसने साउथ ईस्ट एशिया के गरीब देशों में सैकड़ों युद्ध करवाए। दुनिया के तमाम देशों में युद्ध कराना और अपने हथियारों की बिक्री करना, उन हथियारों की बिक्री से दुनिया के करोड़ों लोगों को खत्म कर देना, ये अमेरिका का सबसे बड़ा धंधा है। अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ये हथियारों की बिक्री पर निर्भर है। अब आते हैं पाकिस्तान पर। कुत्ते की पूंछ 100 साल पत्थर के नीचे भी रख दोगे ना, तब भी वो सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। यही हाल है पाकिस्तान का। हमारे देश के एक प्रदेश के मुकाबले का एक राष्ट्र जिसकी हमसे कई गुना छोटा आबादी में, हमसे कई गुना छोटा जीडीपी में, हमसे कई गुना छोटा बजट में, तो ये पाकिस्तान इतना कमजोर देश बार बार हमारे देश पर हमला कैसे कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। फिर कोई तो ऐसा है जो पाकिस्तान की मदद करता है पैसों के मामले में और हथियारों के मामले में। जो देश पाकिस्तान की मदद करता है वो है अमेरिका, और यही अमेरिका है जो पाकिस्तान को उस्काता रहता है भारत से युद्ध करने के लिए। रीजन क्या है? अमेरिका कभी नहीं चाहता पीओके का हिस्सा है जो वो भारत में मिले। क्यों नहीं चाहता ये समझिएगा। अमेरिका का प्लानिंग ये है कि अमेरिकी सैनिक अड्डे वहाँ बन जाए
पीओके में। और ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया में बहुत ऐसे जगह है जहाँ अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं, जैसे अफगानिस्तान, जापान और लैटिन अमेरिका कई देशों में। तो ये यही चाहता है क्यों बने, क्योंकि उसके दो दुश्मन है, चाइना और रसिया, उन पर ये कभी भी अटैक कर सके। ताइवान के मामले पर तो अमेरिका को कोई ऐसी सेफ जगह चाहिए जहां उनके हवाई जहाज उतर सके और अपने जहाजों में फ्यूल जो होता है वो भर सके, क्योंकि एक प्लेन में लिमिटेड फ्यूल होता है, चीन पर हमला कर सके। तो अब आते हैं सोवियत संघ पर। सोवियत संघ तो अमेरिका ने कैसे खत्म किया उसको समझिएगा। एक बार अमेरिकी सीआईए का आदमी जो सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना, उसका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव जब सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना, किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये अमेरिकी एजेंट है। राष्ट्रपति बनने के बाद मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत यूनियन में दो नीतियां चलाई, एक ग्लोबलाइजेशन, एक लिबरलाइजेशन। इस नीति में क्या हुआ, अपने देश का दरवाजा खोल दिया और अमेरिकी कंपनियों को खुला छूट मिल गया बिजनेस करने का। और जब अमेरिकी कंपनी सोवियत संघ के बाजार में पहुंची, तो जब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन आया, तो अमेरिकी कंपनी सोवियत संघ के देश में जाकर एक से एक बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदना शुरू कर देती है। एक दिन ऐसा आया जो सोवियत संघ के बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर थे वो भी बिकना शुरू हो गए। हाल ये हुआ कि एक दिन ऐसा आ गया कि सोवियत संघ के जो बड़े बड़े कंपनी हैं उनको अमेरिकी कंपनियों ने टेक ओवर कर लिया और सोवियत संघ की कंपनी बंद हो गई और वहाँ के लोग बेरोजगार हो गए। कंपनियों को टेक ओवर करने के बाद अमेरिकी कंपनियों ने सोवियत संघ के किसानों को बर्बाद किया। कैसे बर्बाद किया? अमेरिका की एक कंपनी है कार्डिल, इसने क्या किया, सोवियत संघ में जो गेहूं के दाम होते थे, कार्डिल कंपनी ने क्या किया, उससे सस्ते दाम पर बेचना शुरू कर दिया। मिखाइल गोर्बाचेव ने एक काम और किया, एंटी डंप लॉ जो होता है उसने ये भी हटा दिया। अमेरिका की कंपनी ने बहुत सस्ते दाम पर सोवियत संघ में सस्ते गेहूं बेचना शुरू कर दिया, चावल बेचना शुरू कर दिया और बाकी दूसरे सामान बेचना शुरू कर दिया। इससे हुआ कि सोवियत यूनियन के किसान थे उनको बहुत घाटा हुआ और उन्होंने कह दिया कि हम अब गेहूं पैदा नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका से बहुत सस्ते दाम पर गेहूं मिलता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जिस साल सोवियत संघ के किसानों ने गेहूं पैदा करना बंद कर दिया, उसी साल अमेरिका ने उस देश में गेहूं बेचवाना भी बंद करवा दी। हाल ही हो गया, जो सोवियत संघ दुनिया में गेहूं का निर्यात करता था, वहाँ पर डबल रोटी के लिए मार हो गया, युद्ध हो गया। मॉस्को जैसे शहर में 3-3 घंटे खड़ा होकर लाइन में लगना पड़ता था डबल रोटी के लिए। इससे हुआ क्या, फिर लोगों में गुस्सा बढ़ गया और हिंसा शुरू हो गई। फिर अमेरिका की चालाकी देखिएगा यहाँ, अमेरिका की सरकार ने मिखाइल गोर्बाचेव को कहा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम फूड पैकेट गिराना चाहते हैं, जो लोग भूख से मर रहे हैं, इसके लिए आप हमको परमिशन दे दो। तो अमेरिका के जहाज आते थे और फूड पैकेट्स नीचे गिराते थे। उन जहाज के पायलट अफसरों को अमेरिका सरकार ने एक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जहाँ कोई 1000 आदमी दिखे वहाँ पर सिर्फ 10 पाव रोटी गिराना। इससे होगा क्या कि लोग खा भी नहीं पाए और आपस में खाने के लिए लड़के मर जाए। और इसी अमेरिका ने फूड राइट्स करा दिए, वहाँ पर खाने के लिए युद्ध करवा दिया। और इसी अमेरिकी सरकार ने ऐसा हाल कर दिया सोवियत संघ का कि एक देश को 17 टुकड़ों में खंड खंड बांट दिया। उसके बाद हुआ क्या, मिखाइल गोर्बाचेव है जो अमेरिका भाग गया, वो तो अमेरिकी एजेंट था, उसको अमेरिका ने भेजा था। मिखाइल गोर्बाचेव को नोबेल पीस प्राइज दिया ये अमेरिका सरकार ने। इसी अमेरिका ने एक और देश को बर्बाद किया जिसका नाम था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक राष्ट्रपति हुआ करता था सुहार्तो। 1991 में सुहार्तो ने वही किया जो मिखाइल चोरबा ने सोवियत संघ के साथ किया। सुहार्तो ने भी वही किया, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन लाया और मार्केट खोल दिया और अमेरिकी कंपनी को लूटने का छूट मिल गया। हुआ कि इंडोनेशिया के जो शेयर मार्केट थे वो पूरी तरह से अमेरिकी कंपनी के कब्जे में चला गया। अमेरिका की एक कंपनी है मॉर्गन स्टैनली और दूसरी है मैरी लीच। ये दोनों कंपनियों ने इंडोनेशिया के शेयर मार्केट को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। इन दोनों कंपनियों ने क्या किया, जो इंडोनेशिया का शेयर मार्केट है उसको उठाते गए और इंडोनेशिया के लोगों को लग रहा था कि हमारी तरक्की हो रही है, तो वो लोग अपने खून पैसे की कमाई सब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। और एक दिन अमेरिकी कंपनियों को पता लग गया इंडोनेशिया के लोगों के पास कुछ भी पैसा नहीं है। अमेरिकी कंपनियों ने ये पैसा विड्रॉ कर लिया और इंडोनेशिया का जो शेयर मार्केट है आराम से नीचे गिरा और फिर जकार्ता का शेयर मार्केट गिरा और लाखों लोग बर्बाद हो गए। इससे इंडोनेशिया में क्या हुआ, भुखमरी आ गई, कारखाने बंद हो गए, मंदी आ गई और लाखों लोग बर्बाद हो गए और बेरोजगार हो गए। इंडोनेशिया को इस तरह बर्बाद किया, एक न्यूज़ सुनाता हूँ आपको। जकार्ता के एक दुकान में डबल रोटी रखे हुए थे और 100 नौजवान भूख से तड़प रहे थे। 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। उनको पता चला कि दुकान में डबल रोटी के पैकेट रखे हुए थे। दुकान में घुस गए और ठीक दुकान के बाहर 100 नौजवान खड़े हुए थे और वो भी भूखे थे। उनको पता चला कि ये अंदर वाले सब खा जाएंगे, तो बाहर वाले लड़कों ने उस दुकान में आग लगा दी और वो 100 के 100 लोग मर गए जलकर। ये हालत हो गई थी इंडोनेशिया में सिर्फ अमेरिका के कारण। फिर इसी अमेरिका ने एक देश को और बर्बाद किया जिसको हम साउथ कोरिया बोलते हैं। और साउथ कोरिया उस जमाने का बेसियन टाइगर्स कहा जाता था। इसका भी हाल ऐसे ही किया अमेरिका ने जैसे सोवियत संघ और इंडोनेशिया के साथ हुआ। सबसे पहले सियोल का मार्केट अमेरिका ने गिराया, वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू होने लगी। नतीजा क्या निकला, साउथ कोरिया की बड़ी बड़ी कंपनियां कौड़ी के भाव में बिकने लगी। फिर वहाँ के नौजवान धीरे धीरे समझने लगे और एक आंदोलन चलाया कि बी कोरियन बाय कोरियन, और यही इंडोनेशिया में भी हो गया कि इसी को कहते हैं स्वदेशी। और इसी भारत में एक आदमी जन्मा, उसने भी ये पूरा प्रयास किया, उनका नाम था राजीव दीक्षित जी। वो भी कहते रहे कि भारत में
बी इंडियन बाय इंडियन, लेकिन उनकी बात कोई नहीं समझ रहा आज भी। ये सब बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में भी दो ऐसे आदमी हैं जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन लाए थे। अमेरिकी सरकार ने इनको बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड दिया। उसका एक का नाम था मनमोहन सिंह और दूसरे का नाम था पी चिदम्बरम। और इससे हुआ क्या, भारत की भी कहानी यही हुई। क्या हुआ, बहुत सारी कंपनियां जो है भारत की वो बंद हो गई। नाम लेते लेते मैं थक जाऊंगा, लेकिन कारण एक ही है, ग्लोबलाइजेशन और लिबरेशन को लाना पाते हैं। पोखरण पर जो आप सबको याद होगा, ये ऐतिहासिक चीज़ है, जो सफल आणविक परीक्षण हुए थे भारत देश में, इसमें अमेरिका ने क्या पाबंदी लगाई थी और इनको क्या जलन थी इंडिया से, ये आपको बताऊंगा। इसमें अमेरिका को क्या तकलीफ थी। इससे अमेरिका को ये तकलीफ थी कि भारत हम आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत अगर हाइड्रोजन बम बनाने लगेगा, न्यूक्लियर बम बनाने लगेगा, तो इससे क्या होगा, अमेरिका जैसे देशों से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अमेरिका के बम कैसे बिकेगा और कौन खरीदेगा इसे। दूसरी परेशानी इनको ये है कि जो भारत के वैज्ञानिकों ने ये सफल परीक्षण किया, इनको जानकारी नहीं मिल पाई इस चीज़ की। अमेरिका के 2 सैटेलाइट भारत में लगे हुए हैं और रात दिन जासूसी का काम करते हैं। 20 CI के एजेंट पता नहीं लगा पाए उस दिन। सैटेलाइट ने जो अमेरिकी वैज्ञानिकों को जानकारी दी, उसमें कहा गया कि पोखरण में भूकंप आ गया। इससे वहाँ के वैज्ञानिक ज़्यादा जान के सो गए। उनको लगता था कि ये तो भूकंप आते जाते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि पोखरण में कोई भूकंप नहीं आया, हमने आणविक परीक्षण किया, तब इनकी हालत खराब हो गई। अमेरिका को इस बात का डर लग रहा है कि भारत इंटरनेशनल मार्केट में ये बेचना शुरू ना कर दे, वो भी सस्ते दाम पर, क्योंकि अमेरिका में यही बम बनाने में करोड़ों डॉलर का खर्चा होता है और भारत में ये 1 करोड़ के आसपास खर्चा आता है। तो डर इनको इस बात का है कि हमारे मार्केट का क्या होगा। अमेरिका को एक और प्रॉब्लम है हमारे देश से। पुणे के वैज्ञानिकों ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था परम 10,000। पहले हमारे देश के वैज्ञानिकों ने परम सुपर कंप्यूटर बनाया बिना किसी के मदद से। दूसरी बात, परम 10,000 भी बनाया तो भी बिना किसी विदेशी कंपनियों की मदद से। तो इनको इस बात की जलन है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो परम 10,000 सुपर कंप्यूटर है, ये भारत ने एक नहीं 12 बनाए हैं। अमेरिका और जापान के बाद भारत तीसरे नंबर पे है जो ये सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं और दुनिया भर में बेच सकते हैं। दिक्कत क्या है अमेरिका को, जो हमारे सुपर कंप्यूटर है उनकी लागत कम है और जो ये अमेरिका बनाती है उनकी लागत बहुत ज़्यादा है। तो डर इस बात का है अमेरिका को कि भारत इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो हमें कौन पूछेगा। तो इसी बात तो फिर अमेरिका ने एक और पाबंदी लगाई। किस तरह की पाबंदी लगाई, हिंदुस्तान के जितने भी वैज्ञानिक जो सुपर कंप्यूटर के प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, तो अमेरिका ने इनका वीज़ा देने से मना कर दिया और इनका नाम रेड बुक में रख दिया, जिससे ये अमेरिका कभी नहीं आ सकेंगे। अब आते हैं सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन पर। सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन दोनों ही अमेरिका के प्रोडक्ट हैं। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इस बात को। इन दोनों को अमेरिका ने ही बनाया और अमेरिका ने ही मिटाया। सद्दाम हुसैन की कहानी पहले समझते हैं। अमेरिका का एक अखबार है वाशिंगटन पोस्ट, उसमें एक खबर छपी 16 जुलाई 1979 को। ईरान और इराक के बीच में एक क्षेत्र है 7 अरब, इसमें एक भयंकर मात्रा में तेल छुपा हुआ है। रेफरेंस क्या दिया, अमेरिका के जो सैटेलाइट्स हैं उन्होंने पता किया है कि यहाँ पर तेल है। ये हुआ क्या, ईरान और इराक दोनों ने क्लेम शुरू कर दिया कि ये इलाका हमारा है। दोनों देशों में झगड़ा होने लगा। तो फिर ये बात यूनाइटेड नेशन में गई, तो यूनाइटेड नेशन में कोई फैसला नहीं निकला और दोनों देश आपस में लड़ने लगे। यही टाइम था सद्दाम हुसैन को प्रेसिडेंट बनवाया गया। किसने बनवाया, अमेरिका ने। और कैसे बनवाया, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका द्वारा एक समर्थित पार्टी है इराक में, उसका नाम है बाथ पार्टी। उसका ये लीडर था सद्दाम हुसैन। बाथ पार्टी को सत्ता में लाने का काम अमेरिका ने करवा दिया। जिस समय सद्दाम हुसैन लीडर बना था उस समय ये पढ़ाई करता था, लॉ का स्टूडेंट था, 2nd ईयर में बगदाद यूनिवर्सिटी में। अमेरिका की बहुत नज़दीकी रही सद्दाम हुसैन से। अमेरिका ने क्या किया, उस देश में पैसा देकर समाचारों में इसकी अच्छी अच्छी बातें लिखवा दी और इसको लीडर बनवा दिया। फिर ये प्रेसिडेंट बन गया और अमेरिका के कहने पर इसने ईरान से युद्ध करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने क्या किया, एक तरफ सद्दाम हुसैन को भी अपने हथियार बेचे और दूसरी तरफ ईरान को भी बेचे। 10 साल तक कुत्ते की तरह युद्ध चलता रहा ईरान और इराक के बीच में। अमेरिका की कंपनियों ने भरपूर हथियार बेचे। अब क्या बोलता है अमेरिका ईरान इराक को कि अब तुम शांति से बात कर लो। फिर यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, इन दोनों को साथ में बिठाकर ये बोला कि अगर तेल है तो दोनों खोज लो और आपस में आधा आधा बांट लो। ये सब बात पहले भी तो हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप जानते हैं कि युद्ध में बहुत पैसा खर्च होता है, तो ईरान और इराक के पास पैसे नहीं थे। तो फिर अमेरिकी कंपनी को तेल खोजने का अधिकार मिला। 2 साल नाटक करने के बाद अमेरिकी कंपनी बोलती यहाँ कोई तेल नहीं है। पूरा चक्रव्यूह अमेरिका का रचा हुआ था। और लास्ट में क्या हुआ, वहाँ के जो वाशिंगटन पोस्ट का जो एडिटर है उसने माफ़ी मांगी और बोला कि सैटेलाइट से हम लोग को जानकारी मिली और मशीन तो गलती कर ही देती है। तो फिर वो माफ़ी मांग ली। तब उस दिन से सद्दाम हुसैन को पता लग गया इसकी कहानी। इसका अंजाम क्या हुआ, दोनों देश एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। जो एक ही कौम को मानने वाले, जो एक ही मजहब को मानने वाले, अल्लाह की प्रार्थना करने वाले, दोनों देश बर्बाद हो गए। तो बातें हैं ओसामा बिन लादेन पर। ओसामा बिन लादेन भी अमेरिका का मानस पुत्र है। अमेरिका का ही पैदा किया हुआ आतंकवादी ओसामा बिन लादेन।
एक समय था जब अफगानिस्तान में अमेरिकी और रूस की लड़ाई चल रही थी। अफगानिस्तान युद्ध का अखाड़ा बना हुआ था, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान के कुछ लोकल ग्रुप्स को पैसा देकर, हथियार देकर बढ़ावा देना शुरू कर दिया और उनकी ट्रेनिंग करवाई गई CIA के लोगों से। इसी ट्रेनिंग में एक आदमी पैदा हुआ जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। तो अमेरिका के कहने पर ओसामा बिन लादेन रशियन आर्मी पर अटैक करता रहा। फिर हुआ क्या, रशियन आर्मी ने वहाँ से विड्रॉ कर दिया, तो फिर ओसामा बिन लादेन के पास कुछ काम नहीं बचा। हुआ क्या, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। फिर यही ओसामा बिन लादेन अमेरिकन पर हमला करना शुरू कर दिया। फिर वही हुआ, पूरी दुनिया में इसने अपना आतंकवाद फैलाना शुरू कर दिया। अब आते हैं 9/11 अटैक पर। आप सबने सुना होगा, ये जो घटना हुई थी इसमें बताया गया कि आतंकवादी हमला था। अमेरिका ने ये बोला इसे ओसामा बिन लादेन ने करवाया, और मेरा मानना ये है कि ओसामा बिन लादेन की इतनी औकात नहीं है कि वो 2 टावर तोड़ दे। अगर उसकी इतनी औकात रहती तो ये अमेरिका से भाग कर गुफा में नहीं छुपा होता, वो सारी दुनिया के सामने टांग ठोक कर खड़ा होता। एक कड़वा सच ये है, अमेरिका में जो टावर टूटे हैं वो अमेरिका ने खुद तोड़वाए हैं। क्यों तोड़वाए हैं? क्योंकि ओसामा बिन लादेन को मारना है, और ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए कुछ तो प्रूफ होना चाहिए दुनिया में दिखाने के लिए। मकसद क्या था, अमेरिका की एक कंपनी है यूनिकॉर्न कंपनी, इसका CEO है मार्वेल बुश। मार्वेल बुश कौन था? ये जॉर्ज बुश का छोटा भाई है। ये कंपनी का धंधा क्या है? कंपनी का धंधा है डीजल, पेट्रोल और LPG बनाना। तो उसके लिए कच्चा तेल चाहिए, और कच्चा तेल चाहिए तो उसके लिए अफगानिस्तान में भरपूर मात्रा में पड़ा है। ये अमेरिका की सैटेलाइट बता रही थी, तो अफगानिस्तान पर कब्जा करना है, इसके लिए ये टावर तुड़वाए गए और ओसामा बिन लादेन पर लगाया गया और अफगानिस्तान को तोड़ा। एक बहुत गहरी बात है। अमेरिका की जो कंपनी है यूनिकॉर्न कंपनी, इसमें जॉर्ज बुश और ओसामा बिन लादेन के छोटे भाई दोनों बिजनेस पार्टनर थे। तो अब आते हैं इस घटना पर। तो ये टावर जो थे 8.4 सेकंड के अंदर पूरा टावर गिर गया। कैसे गिरा? क्योंकि इसके अंदर बॉम्ब फीट थे, और बॉम्ब फीट किसने किया था? ये जो मार्वेल बुश है, जॉर्ज बुश का छोटा भाई, इसी के हाथ में ये सब था। शायद आपको मेरी बातें सच नहीं लग रही होगी। 9/11 के बारे में डिटेल वीडियो आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जरूर देखना। तो सबसे बड़ी बात इस घटना की ये है कि इसमें एक भी अमेरिकन नहीं मरा। जो 9/11 का अटैक हुआ उसमें एक यहूदी नहीं मरा। मरा कौन? एशियन कंट्री के लोग मरे। क्यों मरे? क्योंकि अमेरिका की जो सरकार है उन्होंने, क्योंकि उस दिन अमेरिकन लोगों को छुट्टी दे दिया गया था। फिर पूरी दुनिया ने देखा ओसामा बिन लादेन कैसा मारा गया। अब आते हैं दूसरी घटना पर। 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ये भी अमेरिका का ही षड्यंत्र, अमेरिका ने ही करवाया था। 1984 में जो भोपाल में गैस निकली हुई थी, मिसाइल आइसोसाइनेट, जो जहरीली गैस थी, वो बाकायदा अमेरिका ने एक्सपेरिमेंट किया था भारत के लोगों के ऊपर। क्यों किया था? क्योंकि उनको गल्फ वॉर में यही जहरीले गैस के बॉम्ब इराक के ऊपर गिराने थे। वो सिर्फ टेस्ट करना चाहते थे भारत में इस जहरीली गैस से कितने लोग मारे जा सकते हैं, और आप सबने देखा ही क्या हुआ था उस दिन। मैं कहना ये चाहता हूँ, अमेरिका से दोगला देश इस दुनिया में कोई नहीं है। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन देश है ही, और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की दोस्ती अमेरिका से कितनी है, और दुश्मन का दोस्त हमारा भी दुश्मन होता है। ये चाणक्य नीति है, याद रखिएगा। भारत पर हमला करने के लिए अब तक अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देशों ने पाकिस्तान को $200 अरब के हथियार दिए। कारगिल वॉर लड़ने के लिए भी पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं थे, इनकी इतनी औकात नहीं थी, अमेरिका ने इनको पैसे दिए। अब आता है एक और घटना पर, कांदार हाईजैक। इसमें अमेरिका का दोगलापन देखना बस आप। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की एक प्लेन को अपहरण कर लिया जाता है। कौन करता है? पाकिस्तान के 5 आतंकवादी। इतनी बड़ी घटना होने के बाद पूरी दुनिया को पता लग गया कि ये पाकिस्तान ने करवाया। भारत सरकार ने अमेरिका को यह कहा कि इससे बड़ा सबूत हम आपको नहीं दे सकते। भी अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित नहीं करता। अब अमेरिका का पॉलिटिक्स देखिएगा क्या करता है। 24 दिसंबर को हमारा विमान हाईजैक हुआ। 24 दिसंबर को प्लेन हाईजैक होने के बाद अगले ही दिन 25 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन, उन्होंने ये कहा भारत के विमान अपहरण करने के मामले में हमें कुछ बहस करना चाहिए, इसके लिए यूनाइटेड नेशन को सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बिठानी चाहिए। तो शाम को अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का बयान आता है कि हम लोग ये सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्रिसमस की छुट्टी चल रही थी। अगर ये मीटिंग होती तो यूनाइटेड नेशन की आर्मी अफगानिस्तान जाती और हमारे जितने भी यात्री थे उनको छुड़वा के लाती, लेकिन अमेरिका ने ऐसा होना नहीं किया। बाद में क्या हुआ, 8 दिन तक ये नाटक चला और जो नहीं होना चाहिए वो हुआ। 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा अपने 160 यात्रियों को बचाने के लिए, और ये 3 आतंकवादी इतने खतरनाक थे, उसमें से एक का नाम मसूद अजहर है। वो छूटने के बाद ये बोल कि ऐसे मैं 5 लाख आतंकवादी तैयार करूंगा और भारत के एक गाँव में भेजूंगा। तब अमेरिका का दोगलापन समझना ये क्या करता है। जब अमेरिका का प्लेन हाईजैक होता है तो अमेरिका देखिए क्या करता है। 14 जून 1995 को अमेरिका का एक प्लेन हाईजैक होता है, TWA। लीबिया देश के कुछ आतंकवादियों ने ये प्लेन हाईजैक करके त्रिपोली नामक जगह पर खड़ा कर दिया। प्लेन हाईजैक होने के 15 घंटे के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग करा देती है अमेरिका। जब भारत का प्लेन हाईजैक हुआ तब अमेरिका ने कोई मीटिंग होने नहीं दी थी। नियम तो ये है, क्रिसमस डे हो चाहे न्यू ईयर, वहाँ पर कोई छुट्टी नहीं होती, लेकिन अमेरिका ने ये जानबूझकर नहीं होने दिया। तो अमेरिका की मीटिंग होती है सिक्योरिटी काउंसिल के साथ, तो मीटिंग में ये कहा गया यूनाइटेड नेशन की आर्मी जाएगी त्रिपोली जो लीबिया में पड़ता है,
लीबिया के राष्ट्रपति को एक लेटर दिया जाएगा। ये कहा गया कि 24 घंटे के अंदर अमेरिका के सारे यात्रियों को छुड़वाकर अमेरिका भिजवा दो, नहीं तो यूनाइटेड नेशन की आर्मी लीबिया पर इतने बॉम्ब गिराएगी कि पूरा लीबिया तबाह हो जाएगा। तो ये था अमेरिका का दोगलापन। ऐसे बहुत बातें अमेरिका के जो मैंने अभी बताया नहीं है। अगर तब तक के लिए जय हिंद, जल्द मिलते हैं।